इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मईशत ही दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, सबसे अहम मसला है। और अगर हम हकीकत से काम लें तो माश या मईशत ही किसी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू रहता है और सारी ज़िंदगी इस हवाले से तगदो में गुज़र जाती है। लेकिन जब मईशत का मामला कौमों की सतह पे आ जाता है या दुनिया की सतह पे आ जाता है तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल इशू बन जाता है। मैं अपने बारे में तो मैं बहरहाल एतराफ़ करता हूँ कि मैं इकॉनमी को नहीं समझता। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत और पाकिस्तान की सियासत हकीकत में मईशत के गिर्द घूमती है और मईशत ही बुनियादी इशू है सारी अक़वाम के दरमियान तनाज़ात के लिए भी। आज के जरगे में हम ये कोशिश करेंगे कि संजीदा गुफ्तगू के ज़रिए, क्योंकि अगर इस वक्त हम देखें तो पाकिस्तान का सबसे संजीदा इशू वो कोरोना के अलावा वो मईशत ही का है। तो कल बजट पेश हुआ है, बहुत सारे लोगों के शायद वो सैरों से गुज़रा होगा और जो एक टिपिकल अंदाज़ में हुकूमत के हामी उसका दिफ़ा करते हैं, हुकूमत के मुखालिफिन उसको मुस्तरद करते हैं। तो आज हम एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ख़ुद भी समझ सकूं आज के लोगों से और माहिरीन से पाकिस्तान की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को भी और कल के बजट को भी, और उनके ज़रिए आप भी समझ सकें। तो कोशिश हमारी यही होगी कि इस मुश्किल मौजू पे आसान अंदाज में बात करें और इस संजीदा तरीन मौजू पे संजीदा अंदाज में बात करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब दानियाल अज़ीज़ साहब। हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब। और इस हवाले से बहरहाल हमें उनको अप्रिशिएट करना होगा कि मौजूदा हुकूमत में वो ऐसे वज़ीर हैं कि जो कोरोना के हवाले से SOPs पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं और इतनी एहतियात से काम ले रहे हैं कि असम्बली के इजलास में भी नहीं जाते। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुमताज़ माहिर मईशत है और मुतवाज़िन बात करने का सलीक़ा जानते हैं। तो पहले दानियाल साहब ये बताइए कि इस वक्त यानी बजट पे बाद में आते हैं कि पाकिस्तानी मईशत बिफ़ोर कोरोना और आफ्टर कोरोना किस हालत से गुज़र रही है? देखें जी, पाकिस्तान की मईशत बिफ़ोर कोरोना तो तकरीबन तबाही की तरफ जा चुकी थी। उसमें तमाम इंडिकेटर्स जो थे, चाहे वो ग्रोथ के थे, इन्फ्लेशन के थे, इंडस्ट्रियल आउटपुट के थे, इंपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, तमाम हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो मनफी तरफ जा रहे थे। और ये नहीं कि सिर्फ चंद महीनों के लिए, बल्कि तकरीबन 2018 से जब से ये हुकूमत आई है तब से ये काम चल रहा था और बतदरीज दिन ब दिन बुरे होते जा रहे थे। ये आप कह सकते हैं कि कोरोना ने एक मज़ीद उसको धचका दिया है, जिससे रही सही कसर जो थी वो भी निकल गई। तो ये बड़ा इस वक्त बरीक और नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान खड़ा है और इसके आगे पाकिस्तान क्या करता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी कैसी रोज़मर्रा की गुज़र होती है। जहाँ तक आप कोरोना की बात कर रहे हैं, ये अभी तक हमें यही बताया जा रहा है कि ये दिसंबर तक जो है इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो बरकरार रहेगा और उसके बाद जाके कोई हीलिंग की तरफ हम जाना शुरू होंगे। और बाकी ममालिक के ऊपर देखने से भी यही अंदाज़ा हो रहा है जो बाकी दुनिया में। लेकिन बिफ़ोर कोरोना आप नहीं समझते कि जो आप लोगों के अदवार से जो मईशत ख़राब हुई थी तो ये हुकूमत बड़ी हद तक उसकी हीलिंग के लिए इंतज़ामात कर रही थी? मैं इस पे, चूँकि आपने इतनी संजीदगी की बात की है और मैं इस पे एक ब्रॉडर कमेंट करना चाहूँगा। असल में पाकिस्तान में हुआ ये है कि इस मिलेनियम के शुरू में अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी और पाकिस्तान में पूरी दुनिया से एक पैसों का फ़्लड अरेंज किया गया था। उसमें मुख्तलिफ पहलू थे, जिसमें डेट एक्विटी स्वाप्स थे, जिसमें नई एड थी, जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोवर्ट एड भी आई यहाँ पर, ISAF के प्रोग्राम्स थे वगैरह वगैरह।
तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान को यकमुश्त मिल गए, तो ये एक अनोमलस इनफ्लो थी और उसमें हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट बिल्कुल नीचे आ गई, यानी 65 पे आके स्टेट बैंक उसको रोकना पड़ा। उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और जो पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान कन्वर्ट होगी एक इम्पोर्ट इकॉनमी को और इंपोर्ट और ट्रेड के ऊपर जो है ज़्यादा इन्हिसार होने लगा। जब वो फॉरेन एक्सचेंज एनोमलस इन्फ्लोज, वो स्ट्रेटेजिक खदमात के लिए हमें जो सिला मिलता था डॉलरों की सूरत में, वो ख़त्म हो गया इस दौरान। जी, वो हमने बचाया नहीं ना, वो हमने उड़ा दिया उस दौरान में और उसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ गई और हमारी कीमतें भी, प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई। तो 2008 में जब नई हुकूमत आई उस वक्त तक पटाखा बोल चुका था और हमारी जो उस वक्त के फाइनेंस मैनेजर्स थे उन्होंने कोशिश की कि ऑयल प्राइस के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन ऑयल प्राइस जो है वो बहुत बाद में शुरू हुई है। तो पहले 2004 में मैंने रिपोर्ट दी थी उस वक्त गवर्नमेंट को कि ये काम बहुत ख़राब हो रहा है, शौकत अजीज़ की एलिवेशन पे फॉर गुड बिहेवियर। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आते साथ ही सबसे पाकिस्तान का बड़ा IMF का प्रोग्राम लेना पड़ा। तो अगर हालात उस दौरान उस दहाई में बहुत अच्छे थे और इकॉनमी माशाल्लाह बहुत बोलबाला था, अब तो वो भाग गए हैं कुछ लोग, इस मुल्क में उनका नामो निशान ही नहीं है। सूटकेस वाले थे, वो सूटकेस लेके चले गए, लेकिन जिम्मेदारी उनकी थी कि जो कुछ ये हुआ। और ये नहीं कि हुकूमत को मालूम नहीं था, इनको पता था। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने बताया था एज ए मिनिस्टर। जी फवाद चौधरी साहब, आपकी क्या राय है मजमूई तौर पर जो हमारी इकानमी की सूरत हाल है, आप किस हद तक दानियाल अजीज़ साहब के तज्ज़िये से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ये तो बात सही है दानियाल अजीज़ साहब की। 80 की दहाई में भी जब हमें एक मौका मिला था कि हम उस इकोनॉमी को एक बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं, वो हमने ज़ाया किया। और फिर 2000 में भी जो मौका मिला वो बाद में ज़ाया हुआ। लेकिन इसमें देखिए जो 10 साल हैं 2008 से लेके 2017 तक के, उसमें एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत को। जो इम्पोर्ट इकॉनमी मसलन दानियाल कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने बना दिया। अब वो क्यों बनी? आप देखिए $7 बिलियन तो सिर्फ एक साल में इसहाक डार साहब ने खर्च कर दिए डॉलर को 100 रुपए के ऊपर रखने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट्स, अभी जब मैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया और बहुत सारी फील्ड्स मैंने देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा माफिया तो वो है जो इम्पोर्ट माफिया है। और यहाँ पे हर जगह के ऊपर एक एहतमाम किया गया है, हमारी जो बजटिंग है, हमारा जो कस्टम्स है, कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको डिस्करेज किया जाए और हम हर चीज़ बाहर से मंगाएं। अभी आप अपने मसलन स्टूडियो में बैठे हैं, आप देखें यहाँ पे हम लोग ये स्काइप के ऊपर लैपटॉप्स में हैं, आप कैमरे बना रहे हैं, आपके ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं और हो सकता है कि इवन जो आपकी लकड़ी भी स्टूडियो में लगी हुई है, ये सारे की सारी बाहर से आई हो। हम एक सुई भी खुद जो है वो नहीं बना रहे थे और ये वो माहौल है जो पाकिस्तान में हमने तब्दील करना है। और हमने अपनी कोशिश की, ये जब हमारा कोविड का मामला आया और 26 फरवरी को हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे कोविड का, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ने इसको लीड किया और आज तकरीबन सवाई जो कॉम्प्लेक्स वेंटिलेटर्स हैं जो अगले इंशाल्लाह 1 महीने में पाकिस्तान में आ जाएंगे, बाकी हम अब नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी हैव टू शिफ्ट आवर इकोनॉमी फ्रॉम एन इम्पोर्ट इकोनॉमी टू एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी। लॉन्ग टर्म में तो यही सोल्यूशन है एंड एक्चुअली आई एग्री विद दानिया। अच्छा डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, ये जो पहले एक मसनूई ऑक्सीजन हमारी इकानमी को वेस्ट की तरफ से स्ट्रेटेजिक खदमात के सिले में मिल रहा था, जब वो बंद हो गया तो उसके कंटेक्स्ट में फिर हुकूमतों को अपने डोमेस्टिक वसाइल पे इन्हिसार करना था और ये इकानमी को फिर एक्सपोर्ट इकानमी में बदलने के लिए आप जब ये तीनों हुकूमतों का या फ़ौजी हुकूमतों का तज्ज़िया करते तो किस ने कहाँ पे गलती की? साथी साहब, आपने कहा कि इकॉनमी आपको पूरी तरह समझ नहीं आती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कल का बजट है वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। आपके सवाल के जवाब में हमाद अजहर साहब ने भी कुछ कहा अपने इब्तदाई में बजट की तकरीर में कि गुज़श्ता हुकूमतें क्या करती रहीं और क्या गलत करती रहीं। मैं बड़ी गौर से वो तकरीर भी सुनता रहा और बल्कि लिखता भी रहा, उनकी सारी फिगर्स भी लिखता रहा और खलासा ये निकला तकरीर वो सिर्फ हफीज शेख साहब को समझ आ रहा था, इसलिए खुद पेश करते भी नहीं है, खुद पेश करते हुए शर्माते हैं, हमाद अजहर को आगे कर लेते हैं। जी आप कंटिन्यू करें। जी साथी साहब, पूरी तकरीर सुनने के बाद और अपने सारे नोट्स देखने के बाद मैं जो लुब्बे लुबाब जो खुलासा निकला वो ये निकला कि एक हकीकत और 100 अफसाने। हकीकत एक ज़रूर बताई हमाद अजहर साहब ने और एक हकीकत हम सबके सामने है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का जो खसारा है
वो PMLN तकरीबन 20 अरब डॉलर का छोड़ के गई थी, जो आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, और वो PTI ने कामयाबी से वो 20 अरब डॉलर से उसको 3 अरब डॉलर पे ले आए हैं। अब इसके ऊपर बहस बेकार है कि किस तरह लेके आए। जो हामी हैं हुकूमत के वो कहेंगे कि बहुत अच्छा किया, जो अपोजिशन में हैं वो कहेंगे कि तरीक़ाकार गलत था। पर हकीकत ये है कि ये एक कामयाबी, एक बहुत बड़ा काम PTI की हुकूमत के दौरान हुआ। इसके अलावा साफ़ी साहब, इसके अलावा जितनी भी फिगर उस तकरीर में मैंने पढ़ी और लिखी, वो सारे के सारे अफसाने थे। यानी कि बताया ये जाता है कि 30,000 अरब का कर्जा PMLN छोड़ के चली गई थी, उसने बहुत बुरा किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने तकरीबन 14,000 अरब का कर्जा लिया था 5 साल के पीरियड में। मैं इजाफी कर्जे की बात कर रहा हूँ। और पिछले 22 या 23 महीनों में तकरीबन 13,000 अरब का इजाफी कर्जा लिया जा चुका है। पीपल्स पार्टी वाले रोजाना की बुनियाद पे 5 अरब का इजाफी कर्जा लिया करते थे और हम उस वक्त भी रोते थे। फिर PMLN आई, वो 8 अरब का रोजाना का कर्जा ले रही थी। जो 22 महीने गुजरे हैं, ये पाकिस्तान का 70 साला माशी रिकॉर्ड टूट गया है। PTI की हुकूमत रोजाना की बुनियाद पे 18 अरब रुपए का कर्जा रोजाना की बुनियाद पे इजाफी कर्जा ले रही है। तो आप अंदाजा कीजिए, 5 अरब पीपल्स पार्टी, 8 अरब PMLN और 18 अरब पिछले 22 से 23 महीनों में। फिर हमाद अजहर साहब ने बजटरी खसारे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि PMLN जो है वो बड़ा बुरा कर गई कि वो 2000 और 300 अरब का बजटरी खसारा हमें दे गई। हैरान कुन बात यह है कि बजटरी खसारा PMLN का जो बयान किया हमाद अजहर साहब ने, उसके एग्जैक्टली 6 मिनट के बाद उन्होंने खुद से एतराफ़ किया कि इस साल हमारा बजटरी खसारा जो है वो 3,437 होगा। अगर वो 2,300 बहुत बुरा था, तो फिर ये सोच लीजिए कि 3,437 का क्या हाल होगा। फिर उन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ा बोझ था जो PMLN हमारे ऊपर छोड़ गई, और वो था गर्दिशी कर्जा ब्याज का। यकीनी बात है, मुझे याद है हमें पावर डिवीजन ने अगस्त 2018 में जो ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने कहा था कि 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा PMLN छोड़ के जा रही है। ये नहीं बताया गया कि अब वो 1200 से बढ़ के 2000 अरब पे पहुंच गया है। यानी कि पिछले 22 या 23 महीनों में 800 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्जा लिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी इस्लाहात की हैं, जो हुकूमती इदारे हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहते हैं, जिसमें PIA है, पाकिस्तान रेलवेज है, पाकिस्तान स्टील। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मज़ीद भी आपसे मैंने बात करनी है, आप बजट की तरफ आ गए तो इस पे हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। दानियाल अजीज़ साहब, एक बात का तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी इसकी हुकूमत को क्रेडिट दिया कि उसने जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम कर दिया है। जो बाकी उन्होंने 3 चीज़ों की चार्जशीट लगा दी, एक कि कर्ज़े आप लोगों के दौर से ज़्यादा लिए हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो पीपल्स पार्टी और आप और मुशर्रफ साहब सारे अदवार के कर्ज़े उनके लिए जमा हो गए हैं। तो वो हुकूमत कहती है कि भाई हमें उन कर्ज़ों की अदायगी और उसकी सूद की अदायगी के लिए कर्ज़ा लेना क्या इस हुकूमत की मजबूरी नहीं थी? और गर्दिशी कर्ज़े भी या जो सर्कुलर डेट है वो भी आप लोगों की वरासत नहीं है? मेरे ख़्याल में ये बात ठीक नहीं है। कुछ रीस्केजुलिंग जो है वो हर हुकूमत करती है। हाँ। उस सिस्टम में अगर इन्होंने कोई पैसे लिए मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियरली जो अभी फिगर्स बता रहे हैं उसमें बेशुमार पैसा जो है उन्होंने उसके अलावा भी लिया है, यानी अपने पुराने कर्ज़े अदा करने के लिए उसके अलावा भी इन्होंने पैसे लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी सिमत क्या है। मसला सारा ये है, ये बात तो क्लियर है कि हमने अब एक इंपोर्ट इकॉनमी से एक्सपोर्ट इकॉनमी की तरफ जाना है। तो जब इन्होंने करेंसी को डिवैल्यू किया और बाहर से पैसे आने शुरू हो गए, जो यहाँ पर माफियाज़ एक इंपोर्ट इकॉनमी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे वो चीखने शुरू हो गए। ज़ाहिरी बात है, उनको जब दुनिया के साथ मुकाबला होकर कारोबार करना पड़ेगा तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी। तो स्टेट बैंक गवर्नर के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि जी आप इंटरेस्ट रेट को कम करें। इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर दिया कि इस वक्त पाकिस्तान में नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह अगर आप निकाल दें इंटरेस्ट रेट में से तो वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि मुफ्त से भी सस्ता पैसा
अब बाज़ार में फेंका जा रहा है। और इस किस्म की जो सप्लाई साइड या लूज मॉनेटरी पॉलिसी है ये दुनिया में हो रही है, अमेरिका में है, यूरोप में भी इस वक्त नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है कुछ ममालिक में, लेकिन उनका जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की जो शरह उनकी वो 1% है या 0.3% है या 1.2% है, इस रेंज में है। यहाँ पर अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, एक मिनट जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सुन जी फवाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। और मैं सिर्फ दानियाल से कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो आप ना कहें ना जी, आप थोड़ा रिलैक्स करें। इसमें जो वाज़े तौर पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, यानी जो मुख्तलिफ 5 क्विंटाइल्स में पाकिस्तान को तकसीम किया गया है कि किस तबके के लोग हैं, यानी 17,000 और उससे नीचे, इसी तरह से करते करते बतदरीज 44,000 रुपया माहवार तक उन्होंने हिस्से बनाए हुए हैं 5। तो उसमें सिर्फ 5वां हिस्सा जो है, यानी अमीर लोग जो हैं उस हिसाब से उनकी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। बाकी जो है इस वक्त क्विंटाइल्स वो अभी तक 10, 11 और 12% की इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखें तो वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो गरीबों को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वो नहीं, दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इससे बहुत ज़्यादा महंगाई का फ्लड और आना है, और ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो वक्ती तौर के कोविड की वजह से डिमांड कम हुआ और महंगाई की कम हुई है, या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की, ये इसी तरह ही रहेगा। ये इस तरह नहीं रह रहा, ये एनॉमलस है। जो फंडामेंटल्स है वो वहीं पर हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसकी बैक पे एक महंगाई का रेला आने वाला है। और ये पता होना चाहिए आवाम को कि ये सूबाई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप जाके बाज़ार में छापे मारें और रेट लिस्ट निकालें और बेचारे जो गरीब ताजर हैं या रेडी वाला है या बेचारे जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन वाले हैं या वो कसाब हैं, उनको आप जाके गिरफ़्तार करें। उनके बच्चे 2-2 दिन स्कूल नहीं जाते, 3-3 दिन स्कूल नहीं जाते, जब क्या उनका जुर्म क्या है? पीछे से आप महंगाई करते चले जा रहे हैं मरकज़ में पॉलिसी के ज़रिए, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मॉनेटरी आपकी मनी सप्लाई जो है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए, और उधर आप लोगों को गिरफ़्तार किए चले जा रहे हैं। अभी हुकूमत पाकिस्तान का इस बजट में जो स्टेटेड महंगाई है वो 6.5 का टारगेट है, यानी वो हमने करनी है, और हमेशा आपको पता है टारगेट से ये तजावज़ कर जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन जो है ये इनको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये जो कम्युनिस्ट एरा के 1977 कम्युनिस्ट एरा था, भुट्टो साहब के अखीले दिनों में ये कानून बने थे। उस वक्त को ये समझते थे नेशनलाइजेशन के बाद प्रोडक्शन कम हो गई, महंगाई हो गई, लोगों के पास राशन कार्ड थे चीनी के लिए, आटे के लिए, इतनी वो किल्लत हो गई थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि ये एक सियासी चाल चली जा रही है मेरे ख़िलाफ़, और उन्होंने उनकी ठुकाई के लिए ये कवानीन बनाए थे। अच्छा। तो अब तो मार्केट इकोनॉमी है, तो इन्हीं लोगों को आप तवक्को रखते हैं कि इन लोगों ने आपके मुल्क को उठाना है, मईशत को, और उनको आप जाके गिरफ्तार करें। और कंपटीशन कमीशन ने कह दिया कि ये सरासर गलत है, ये आप मत करें। कंपटीशन के कमीशन के कानून के खिलाफ वर्जी है ये। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टेट बैंक की ज़ुबान देखें, अगर आप IMF की एग्रीमेंट्स देखें, अगर आप वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान की एग्रीमेंट्स देखें, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आप ज़ुबान देखें, तो वो मानते हैं ये, वो कहीं भी नहीं कहते कि हम IMF का डॉक्यूमेंट ये मेरे सामने पड़ा है कि मैजिस्ट्रेट के छापों के ज़रिए हम जो है ना ये कीमतें कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये एक झूठ और टकोसला है। ये झूठ बोलना बंद करें, ठीक जिम्मेदारी ले कि हाँ हम महंगाई कर रहे हैं, आवाम को फेस करें, क्योंकि महंगाई के बगैर भी ये मईशत ठीक हो सकती है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब, आपके लिए काफ़ी सारे सवाल जमा हो गए हैं, वो फ़ारूक सलीम साहब के भी और दानियाल अजीज़ साहब के भी। जी देखिए, मैं दोनों में पहले जो फ़ारूक सलीम साहब ने जो बात की है, ज़ाहिर है मेरा उनसे बहुत एहतराम का ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है। थोड़ा सा मैं उनसे इसलिए इख्तलाफ करना चाहता हूँ कि ये जो फिगर्स जो दे रहे हैं ना, कितनी कर्ज़ों की बढ़ गई, अगर आप इसको 40% जो डॉलर डिवेल्युएशन हुई है, अगर आप उसको अकाउंट इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ज़ों में इजाफा जो है वो नहीं हो रहा। और ये 40% डॉलर की वजह से आपने ये जो जब रुपीज़ में फिगर बताएंगे तो जाहिर है आपको लगेगा। इस साल तो स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज जो है वो नहीं लिया गया। 5,000 अरब रुपया जो है वो सूद में वापस किया है, 6 बिलियन डॉलर जो है वो फॉरेन डेट जो है वो वापस किया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, आपने कहा ना इकोनॉमी समझ वाली, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। 8,000 अरब रुपया आपकी आमदन है पूरे मुल्क की, 11,000 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं, 3,000 अरब रुपया आपका शॉर्टफॉल है। अब आपने देखना है कि 3,000 अरब रुपया हमने कैसे पूरा करना है, ये सारा ज़ाहिर है आपका बजट है। अब इसमें आकर के ये जो अपना कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो दानियाल कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं होनी चाहिए थी और ज़्यादा रखना चाहिए था, ये टोटल कॉन्ट्रेरी है खुद शहबाज शरीफ साहब की डिमांड के। शहबाज शरीफ साहब की तो 2 डिमांड्स हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इससे भी कम कर दें, और दूसरा वो कहते हैं कि तेल की कीमत इससे भी ज़रा जो है वो कम कर दें।
अब ये दोनों जाहिर है ये तो नून लीग का इंटरनल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो होता नहीं है फ्रैंकली आई वुड से कि दानियाल जैसे लोग जो हैं या जो बाकी लोग समझते हैं, इनको चाहिए PMLN को इन लोगों को बुला के अपना काउंटर बजट पेश करे, ताकि उसके ऊपर फरूख सलीम जैसे लोग या बाकी जो एनालिस्ट हैं वो कंपेयर कर सकें कि अपोजिशन का बजट बेहतर है या हुकूमत का बजट बेहतर है। तनकीद आपने जैसे अपने इब्तिदाई में कहा था, हम एक बिल्कुल रवायती सियासत में फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट वाले कहेंगे बहुत अच्छा है, अपोजिशन वाले कहेंगे बहुत बुरा है। सो अल्टरनेट हमने अगर करना है तो फिर यही बेहतरीन तरीका है कि हमेशा जब इस तरह के संजीदा मौज़ूआत के ऊपर अपोजिशन अपनी तैयारी किया करे और अपने जो पेपर है वो लेके आया। अच्छा फवाद, एक बात तो आपने खुद भी मान ली ना, देखें अभी हमने शुगर माफिया का देख लिया, इंपोर्ट माफिया का अभी आपने जिक्र किया कि आपको पता चला कि पाकिस्तान में ये इंपोर्ट माफिया कितना मजबूत है, सिगरेट माफिया, फला माफिया, ये माफिया। तो हमारे इस बजट में या पहले वाले बजट्स में उन माफियाज को निशाना क्यों नहीं बनाया जाता, उनसे लेके गरीबों की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं किया जाता? वो रुझान तो इस बजट में भी नज़र नहीं आ रहा ना। देखिए ये बजट का मसला नहीं है, ये मसला है हमारी नॉन फंक्शनैलिटी ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस है उनका। फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, आप क्या है, फॉर एग्जांपल आप शुगर कमीशन रिपोर्ट उठाइए, किन किन इदारों ने अपना काम नहीं किया। जो कंपटीशन कमीशन ने अपना काम नहीं किया, SCCP ने अपना काम नहीं किया, स्टेट बैंक ने अपना काम नहीं किया, शुगर केन कमिश्नर ने अपना काम नहीं किया, सूबाई गवर्नमेंट का जो महकमे थे उन्होंने काम नहीं किया। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल टेक ओवर हो जाए ना मुल्क में, वो फिर बजट से नहीं ठीक होती, आपको फिर स्ट्रिंजेंट मेजर लेना पड़ेंगे। और मैं सिर्फ एक बिफोर आप आगे जाए, मैं एक सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में असल जरूरत है ना, वो है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की। और डॉक्यूमेंट ये इस तरह से नहीं होनी जो हम कहते हैं कि 50,000 रुपए के ऊपर शनाख्ती कार्ड दिखा दें, लाख रुपए के ऊपर शनाख्ती कार्ड दिखा दें। आपको याद होगा मैं 8 महीने से ये बात कह रहा हूँ, और मैंने असद उमर साहब से भी ये बात की थी, मैंने हफीज शेख साहब से भी ये बात की है कि आप अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको मोबाइल पे ऊपर ले आए और डिजिटल कर लें। जब आप पेमेंट्स डिजिटलाइज कर देंगे, टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, आपकी इकोनॉमी खुद ब खुद डॉक्यूमेंट हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा जो आपका सेक्टर जो बाहर है इस वक्त नेट से, वो नेट में आ जाएगा। हमारी जो कल भी जो FBR ने फ्रेंकली जो प्रेजेंटेशन अपनी दी उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने सालों में 10 सालों में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं और कुछ बेसिक भी काम नहीं किया। हमें बड़ा शौक है, बाहर से हम बंदे बुला लेते हैं, उनको काम आता नहीं है करने का, एंड वी जस्ट वेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर। मैंने तो ये कहा था आप हमारे जिम्मे लगाएंगे, हम इसको जो है वो कर देते हैं, आप देखते हैं कब तक। तो हम लोगों ने तो वज़ीर ख़जाना और स्टेट बैंक के गवर्नर भी बाहर से बुला लिए। वो तो हमेशा आते रहते हैं, कौन सा को पहली दफा है। अच्छा चले, मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है इनकी बात पे। ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आज भी एक अपोजिशन पार्टी है या शायद कोई इस्लामाबाद में ये लॉकडाउन करने आ रहे हैं। वो आप एक मिनट के लिए आप ये देखें कि ये जो इन्होंने निशानदेही की है, अच्छा रुझान है। और यही नहीं है कि हुकूमत में या पार्टी में एक मिनट हमें ये बताया गया था कि इनके पास एक पूरी एंटी करप्शन की स्ट्रेटजी है और ये माहिर है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि सरबराह अगर करप्ट नहीं होता तो नीचे भी कोई नहीं करप्ट होता फिर, और सब ठीक हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सारे महकमे मिले हुए हैं उनके साथ, माफियाज के साथ। अच्छा, तो फिर करप्शन का कोई हल तो ना होना इनके पास। तो ये इंसाफ इस बात का। अब आप देखें एक मिनट मैं नहीं चाहता कि अंदर का फवाद चौधरी भी जाग उठे और हम उस डिस्कशन नहीं, वो बेशक जाग उठे, वो हमने बहुत दफा देखा, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो हैरानगी की बात ये है कि अगर करप्शन इन्होंने, अगर करप्शन और अदारों को मजबूत करना है, करप्शन का खात्मा करना है, इसको इस अंदाज में एक मुस्बत बात सुन लें, अगर इन्होंने करना है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो 22 ग्रेड है पे के, जो सैलरी है हमारी 22 ग्रेड की, ये कम्युनिस्ट एरा की है। ये 1972 में पे एंड पेंशन कमीशन बना था और उस वक्त जो मुमताज़ हसन साहब थे उन्होंने 26 ग्रेड ईजाद किए थे 780 स्केल को 26 ग्रेड में डालने के लिए, और 26वां ग्रेड जो था उसकी 4000 इन्होंने उस वक्त सर्वे करके कीमत रखी थी। अच्छा। उसको भुट्टो साहब ने काट के 23, 24, 25 एंड 26 वो रद्द कर दिए। इस और 1200 वाला जो था वो 1275 रुपए था। तो इसमें एक मिनट, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर इनके पास कोई पॉलिसी है पे एंड पेंशन की, छोड़े तनख्वाहें बढ़ाना कोई काम नहीं है, बाप सारी हुकूमतें करती रही हैं। जो अनोखा काम करने वाला ये है वो कम्युनिज्म से छुटकारा हासिल करके, अगर आप मार्केट इकोनॉमी चलाना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट इंसेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जब भी ये पैसे वाले आएंगे तो इंतजामिया उनके साथ मिल जाएगी। ये जो तो यही प्रॉब्लम है। होमवर्क का वादा किया था पहले असद उमर साहब जैसे लोगों ने कि जी बड़ा हमने तैयारी की है होमवर्क, लगता नहीं है कि वो कोई होमवर्क एक्चुअली हुआ नहीं था इकोनॉमी के फ्रंट पे।
देखिए वो फिर और कहानी है। बात यह है कि होमवर्क वगैरह सारा जो है वो सही है, और जो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हुकूमत में नहीं आते उस वक़्त तक आपको पूरा इदराक भी नहीं होता कि मसले मसाइल जो हैं वो किस तरह के हैं और आपको किस किस्म के इदारे वर्षे में मिलेंगे। सो ये एक प्रॉब्लम है, वो आगे चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एंटी करप्शन अच्छी स्ट्रेटजी होती तो पीएमएलएन का तो कोई लीडर इस वक्त बाहर ना होता। ये सब तो इस वक्त जो है जेलों में होते और सजा काट रहे होते। हमारे पास नहीं है ना, मानना चाहिए। और कितनों को अंदर करना है यार, वो तो खैर। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक तो फवाद साहब कह रहे हैं कि जी देखिए रुपए की डिवेल्यूएशन हुई है डॉलर के मुकाबले में, उसकी वजह से ये कर्ज़ों का वो बढ़ गया है, तो आप उनके इस आर्गूमेंट से एग्री नहीं करते? जी बिल्कुल 100% दुरुस्त आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इससे पहली फिगर जो हैं पीपल्स पार्टी वाली या पीएमएलएन वाली, वो भी ऐसी ही हैं जिसमें ये डॉलर और रुपये की डिवेल्यूएशन शामिल है। तो हमने वो जिसको कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स से करना, हमने बिल्कुल बेसिस एक ही रखा हुआ। साफी साहब इसको छोड़ दीजिए, जो बजट की बात है मैं बड़े गौर से सोचता रहा हूँ। कम से कम 3-4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो काले जादू के बगैर पूरे नहीं हो सकते। यानी कि हमाद साहब हमें ये बताते हैं कि इस साल हमने 3,900 अरब रुपया इकट्ठा किया है टैक्स की मद में, और अगले साल 4,900 का टारगेट है, लेकिन हम कोई नए टैक्सेस नहीं लगा रहे। अब ये काले जादू के बगैर किस तरह पूरा होगा काम कि आप नए टैक्सेस भी ना लगाएं और 1,000 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा। और साथ हम ये भी कहते हैं कि कोरोना का कोई पता नहीं चलता कि कब तक रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज देख लीजिए, हमाद साहब खुद कह रहे थे कि जो हमारी मईशत का ग्रोथ रेट है वो उनका टारगेट है 2.3%। फिर साथ ही कहते हैं कि टैक्स जो है वो 25% बढ़ जाएगा, वो 3,900 से 4,900 पे पहुंच जाएगा। भाई अगर आपकी मईशत 2.3% से बढ़ेगी तो आपके टैक्स 25% कैसे बढ़ सकते हैं, सिवाय अगर कोई काले जादू का अमल यहाँ पे ना आए। तो बिल्कुल ही आप ऐसे जो है ना वो आपको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या बात कह रहे हैं, आपने जो है इसको घुमा फिरा दिया है। वो बड़ा सिंपल बात है। मुझे बात खत्म कर लेनी चाहिए कि वो जो मौजूदा अच्छा आप एक चीज और साफी साहब एक चीज और देखिए कि बजट में जो एलोकेशन की गई है नए हाउसिंग नया पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से वो 1.5 अरब की गई है। अब 1.5 अरब से मैंने हिसाब लगाया है कि 750 घर बनेंगे। अब यहाँ पे तो 50 लाख घर का मुझे याद है तो वादा किया गया है। तो अगर 1.5 अरब लगा के 50 लाख घर बन जाएंगे तो एक और यहाँ पे काला जादू का आपको अमल चाहिए होगा। ठीक, फिर हमने जो तरक्याती बजट है वो कम कर दिया है, वो पिछले साल 700 का था, इस साल 650 कर दिया है। तो तरक्याती बजट कम कर दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि तरक्की ज्यादा हो जाएगी। ये 3-4 एलिमेंट जो है ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया हूँ कि ये किसी किस्म के जादू के बगैर कैसे ये काम हो सकते हैं। फिर जो लुबे लुबाब है सारे खेल, देखिए 1965 में जंग हो रही थी और पाकिस्तान की मईशत जो है वो 10.4% से ग्रो की थी, पॉजिटिव थी। फिर 1971 की जंग थी, उस वक्त भी पाकिस्तान की मईशत ग्रो की है, चाहे वो 0.5% पे की है। ये कोई 70 साल में पहली दफा है, 70 साल की माशी तारीख में पहली दफा है कि हुकूमत खुद से कह रही है कि 2020 में हमारी मईशत नेगेटिव में चली गई। लेकिन आप ये नहीं मानते कि मेन किरदार इसमें अदा किया है कोरोना ने, क्योंकि कोरोना भी तो जिंदगी में पहली मरतबा आया है। जी साफी साहब, आप अगर महीने गिन लें तो 3 महीने माली साल में कोरोना के थे और 9 महीने का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। जो 9 महीने पहले थे उसमें जीडीपी ग्रोथ का यही हाल चल रहा था, यानी कि डायरेक्शन यही थी। तो 3 महीने का इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे भी आया, पाकिस्तान पे भी आया, और जाहिरी बात है खराब आया, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हमने 1965 की जंग भी तो लड़ी थी, 1971 की जंग भी लड़ी थी। वहां पे हमारी तारीख में कोई 68-70 ईयर्स में मैंने नेगेटिव ग्रोथ जीडीपी में नहीं देखी है। ये पहली दफा आई है। लेकिन ये भी हकीकत नहीं है डॉक्टर साहब कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते तो ये माफियाज हैं, शुगर माफिया, सिगरेट माफिया, फलां माफिया जो मुल्क को लूट रही हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो वो पैसा भी बाहर कर लेते हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी छोड़ देते हैं। तो वो फिर क्या उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए? तो ये जो हमारी जीडीपी का वो स्लो हुआ है उसकी वजह से नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी की वजह से। और वो अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह ज़रूरी नहीं था।
साफी साहब, इसको आप एक दूसरे अंदाज से देखिए। आप सोचिए कि हमारी मईशत एक बस है, उसमें 22 करोड़ पाकिस्तानी सवार हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस बस को चला रहे हैं। अब अगर तो वो 100% फोकस जो है वो रेयर व्यू मिरर पे, वो पीछे वाले शीशे पे सारा फोकस दे देंगे कि नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, जरदारी साहब ने क्या किया, तो वो बस ना तो आगे बढ़ पाएगी, और अगर आगे बढ़ेगी और ड्राइवर का फोकस पीछे होगा तो वो बस कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। देखिए, रियासत बहुत बड़ी चीज होती है, हमें इस 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को आगे लेके बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, अकाउंटेबिलिटी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत करनी है। हमारे यहाँ तो कोई हिकमत अमली नहीं है। आप याद कर लें कि 2 साल पहले जिसको पकड़ा जाता था उसको कहा जाता था कि 400-500 अरब का इसने जुर्म कर दिया है। तो सब लोग कहाँ गए, वो 400-500 अरब रुपया कहाँ गया? और हमारा वास्ता इससे नहीं है कि हम ऑपोजिशन। माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब, दानियाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और फवाद के जहन में भी बहुत सारी बातें जमा हो चुकी होंगी, उनकी राय भी मुझे लेनी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। दानियाल साहब, ठीक है, हुकूमतों की अच्छी कारकर्दगी, बुरी कारकर्दगी, आपकी हुकूमत की एक तरजीहात, पीपल्स पार्टी की दूसरी, इनकी तीसरी, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी मईशत को जिन तलख हक़ाइक़ का सामना है तो उनके होते हुए शायद इससे बेहतर माली मैनेजमेंट नहीं हो सकती? और एक जो इस बजट में मैंने देखा कि आप ये देखें कि बड़े घरों पर टैक्स लगा दिया गया, सिगरेट पे वो लगा दिया गया, लेकिन गरीब के लिए एक तरफ तो पहले से एहसास प्रोग्राम चल रहा है और उसको भी, तो इस चीज़ को आप अप्रिशिएट नहीं करते कि कम से कम ये सरमायादारों के लिए और माफियाज़ के लिए बनाया हुआ बजट नहीं है? नहीं, इसमें जो एहसास प्रोग्राम है, सबसे पहले ये इकोनॉमिक पॉलिसी का मुतबादल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, ये एक ख़ास तबके के लिए है जो एक बहुत कम हिस्सा है पाकिस्तान की आवाम का, और जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, और उनके लिए भी एक आसरा है, उनकी मुकम्मल बहाली के लिए ये भी नहीं है, वो सिर्फ पानी नाक से थोड़ा बहुत ऊपर करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल बेहतर बजट बन सकता था, 100% बेहतर बजट बन सकता। सबसे पहले हिकमत अमली किसी भी बजट की ये होनी चाहिए कि महंगाई को वो कंट्रोल में रखें। ये पाकिस्तान का कानून का हिस्सा है, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, ये वो नहीं है कि आपकी अपनी मर्जी है। कैसे आप कंट्रोल करते हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये कंट्रोल होता है जब आप बजाय डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से या मनी सप्लाई को बढ़ाने से या एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ लोगों के फेवर में आप इंश्योर करते हैं कि आपकी पॉलिसी मैट्रिक्स जो है उसमें महंगाई आप नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो ये फैसला है। तो बाकी दुनिया में वो इन्हीं के ज़रिए महंगाई को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं आपको लेकिन एक ख़ास रफ्तार से तो हर हुकूमत में इन्फ्लेशन हुई है और महंगाई बढ़ी है, लेकिन आजकल जो आफात हैं उन आफात के होते हुए ये हुकूमत कैसे कंट्रोल करे? ये हुई है, लेकिन ये सिंगल डिजिट के लोअर एंड पे रही है पिछले कम से कम 5 साल में, यानी 2.9%, 4%, 3%, 2%। ये दुनिया में बहुत सारे ममालिक में मामूल की बात है, और इतनी इन्फ्लेशन होती है अगर आप यूरोप में भी चले जाएं, अमेरिका में भी चले जाएं। लेकिन ये कहीं का कानून नहीं है कि आप 11, 12, 14% जो है इन्फ्लेशन करें और फिर बतदरीज करते चले जाएँ। ये एक बात तो पॉलिसी की ये होनी चाहिए थी, और ये वाज़े हो सकती है अगर इस वक्त देखें, हुकूमत खुद कह रही है, मैं ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है आपके सामने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें हुकूमत खुद कह रही है कि ये देखें, ये 6.5 इन्फ्लेशन हमारा टारगेट है। पिछले साल इनका टारगेट 9.1 था, उससे पहले 8.5 था। ये खुद कह रही है हुकूमत कि हमने करनी ही करनी है, पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसका मतलब है कि कोशिश ही नहीं की है, रिग्रेसिव पॉलिसी प्लान की जाती है। नहीं तो आपके सरदार साहब ने डॉलर को एक जगह पे फिक्स कर दिया था, तो अब जब इन्होंने उसको ओपन करना था तो उसके नतीजे में तो ये होना था ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो जब इनकी हमारे दौर में भी एक्सचेंज रेट शिफ्ट हुई है, जैसे फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर वो हम हमारे कर्ज़ों में से निकाल दें तो फिर हमारे कर्ज़े कितने ले जाते हैं, अगर यही जो आर्ग्यूमेंट फवाद साहब ने दिया है। तो ये कोई बात नहीं है, हर हुकूमत में होता है। लेकिन इंश्योर किया गया था कि अगर इंटरेस्ट रेट उस हुकूमत ने कम की थी तो महंगाई भी कम थी। ये नहीं हो सकता कि आप दोनों तरफ आग लगा दें। और ये मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त टिड्डी दल ने किया है, और वैसे जो हमारी पैदावार में कमी आ रही है एग्रीकल्चर साइड के ऊपर, जो आने वाले दिनों में फूड इन्फ्लेशन होनी है इस मुल्क में और इंटरनेशनली भी होने को जा रही है, ये आप देखना कि इधर बाकायदा तौर पर किल्लत होनी है इस चीज़ को। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, एक आखिरी, बेरोज़गारी
एक तो महंगाई का खात्मा, महंगाई का खात्मा, महंगाई का खात्मा ये हुकूमत कर सकती है, ये इनके बस में है, ये पॉलिसी है इनकी कि इन्होंने कितनी महंगाई करनी है, इनके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। तो ये खुदारा मैं हाथ बांधता हूँ, इस गरीब आवाम पे थोड़ा तरस खाएं, आप मुतबादल इकनॉमिक पॉलिसी लाएं जिसमें महंगाई आप ना होने दें, और ये बेचारे ताजरों के ऊपर जुल्म करना बंद करें, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें, बेकसूर है वो। ठीक। दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो जब से इनको हुकूमत मिली है उस वक्त 5.79 थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर्वे के ज़रिए, ठीक है जी। इस वक्त इन्होंने खुद कहा है इस डॉक्यूमेंट में कि 9.56 करनी है, इन्होंने होने को जा रही है। इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी इन्होंने दुगनी 100% बढ़ा दी है। जिन्होंने कहते थे कि हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, अच्छा फवाद, तो ये तबाही जो है, ये देखें एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? इन्होंने सिमत बनानी थी, इन्होंने तो बजट में सिमत ही कोई नहीं बनाई, ये तो बिल्कुल एक डेड बजट है। अगर ये बनाते सिमत, एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट होती है एसएमई, बड़े हर डॉलर इन्वेस्टमेंट या रुपी इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक तो ये कि ये हुकूमत, यानी पहले वालों के बारे में तो आप कहते थे कि जी वो फजिंग करते हैं, वो गलत बयानी करते हैं, तो एक तो इस हुकूमत ने गलत आदाद-ओ-शुमार इवन जीडीपी के बारे में वो क्यों दिए थे, और फिर ये अनरियलिस्टिक टारगेट क्यों सामने रखते हैं जो फ़ारूक सलीम साहब भी कह रहे हैं कि काले जादू के बगैर नहीं हो सकता, तो कोई काले जादू का इंतज़ाम है? पहली बात तो ये मैं आपको फ़ारूक सलीम साहब से शुरू करता हूँ कि फ्रेंकली काफ़ी सतही एनालिसिस जो है वो फ़ारूक साहब ने आज किया है, और बिल्कुल समझ ही नहीं आई मुझे कि उन्होंने उनको ये किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 60 में दंगे हुई थी और हम जो है वो 10% से ग्रो कर रहे थे। उस वक्त जो बाकी रीजन के ममालिक हैं वो तो 15% के ऊपर, 18% के ऊपर ग्रो कर रहे थे। आप सारी जो रीजन है उसको उठा करके देख लें, और अगर हम 60s में हम 10% पे ग्रो कर रहे थे तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंटरनेशनल जो उस वक्त का सिनेरियो था वो था। उसके बाद जो उन्होंने ये कहा कि जी ये जो तरक्की है वो जो पीएसडीपी है, चूंकि वो तो पिछले साल से 100 अरब रुपया कम कर दिया है, तरक्की ज़्यादा कैसे होगी? पिछले साल जो पूरा पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट था वो था 1700 अरब रुपया, खर्च हुआ है हजार अरब रुपया। सो इसका मतलब ये है कि जब आप पूरे पैसे खर्च इसलिए नहीं हो सके कोविड की वजह से, जब आप 700 अरब रुपया पिछले साल के मुख्तसुदा बजट से कम खर्च कर रहे हैं, तो इस साल आपने रियलिस्टिक बजट दिया है और आपने अपना जो टारगेट है उसको उसके मुताबिक अचीव किया है। नहीं, बहुत सारा रियलिस्टिक कैसे हुआ जब कोविड से पहले आप रेवेन्यू टारगेट पूरे ना कर सके, तो अब कोविड के होते हुए कैसे करेंगे? रेवेन्यू टारगेट की वो बात नहीं कर रहे, आप और बात कर रहे हैं, फ़ारूक सलीम साहब और बात कर रहे हैं, तो वो भी उसकी तरफ भी आ जाता हूँ। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जी जो टैक्स जो है वो नया नहीं लगाया तो टैक्स कैसे पूरा होगा? यही तो हमारे स्पीच में पूरा एक्सप्लेन ही ये किया है कि हमारे मौजूदा जो टैक्स का निज़ाम है उसमें इतनी वुसअत है कि उसमें टैक्स जो है वो बगैर नए टैक्स लगाए जो है वो टैक्स में इजाफा हो सकता है, और हर आदमी को पता है, ये तो मतलब इसमें 2 वाली कोई बात ही नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हाउसिंग की उन्होंने की, वो तो फिर मुझे एहसास हुआ है कि हाउसिंग का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए हुकूमत, या इसका मतलब यह है कि वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं हुआ कि हाउसिंग का क्या प्रोजेक्ट है। पहली बात तो यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अलहदा पैसे रखे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने अलहदा पैसे रखे हैं। दूसरा ये नहीं है हाउसिंग के हक को गवर्नमेंट ने घर बना बना के लोगों में बांटते जाना है। हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि आप आए, हम आपको ये सहूलतें दे रहे हैं, ये टैक्स कंस्ट्रक्शन पैकेज दे रहे हैं, घर आप बनाएंगे और आप जो है वो लोग जो है वो जो स्पेशली जो गरीब लोग हैं वो उसको जो है वो खरीद सके। तीसरी बात जो अब दानियाल अजीज, वो आपने एक्चुअली उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से आपने उनको बता दिया कि जब डॉलर फ्लक्चुएट होगा तो महंगाई हमारे कंट्रोल में तो नहीं हो सकती। जब आपने एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाई और हर चीज बाहर से मंगा रहे हैं तो 100% आप नहीं कंट्रोल कर सकते महंगाई, तो जाहिर है उसमें इजाफा होगा। और चौथी बात यह है कि ये जो सारे, जब तक आप इदारों को मुकम्मल फंक्शनल ना हो, जब तक ये थी, और अगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात फिर ये है कि आपको जो अमेंडमेंट्स चाहिए दानियाल अजीज साहब को या कोई, आप अपना बजट की अल्टरनेटिव बजट अनाउंस करें। अपोजिशन शाही क्यों है? मतलब खुद ये तो नहीं है ना कि हर एक के ऊपर पत्थर मारने हैं बाहर खड़े होके। जी फ़ारूक सलीम साहब अपना बजट दें। फ़ारूक सलीम साहब जी साहब, हमाद अजहर साहब ने बार बार अपनी तकरीर में कहा कि कोई नया टैक्स नहीं है। एक तो डॉक्टर साहब मुझे इसमें बड़ा शदीद एतराज़ है, वो था कलाम हफीज़ शेख बज़ुबान हमाद अजहर, हम हमाद अजहर बेचारे के पीछे लगी हुई। जी बहरहाल हुकूमत ये कह रही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ये जुबानी की बात है। आप बजट खोल के देख लीजिए, छपा हुआ हमारे सामने आ गया है। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे चली जाइए, मैंने 5 टैक्सेस देखे हैं
जो बड़ी तेजी से बढ़ाए जाएंगे। जो पेट्रोलियम लेवी है वो पिछले साल 216 अरब था, इस साल 450 अरब है। क्या नया टैक्स नहीं है? इनकम टैक्स जो कलेक्ट किया गया पिछले साल वो 1600 अरब था, इस साल का टारगेट 2000 अरब है। तो क्या इजाफी टैक्स नहीं है? पिछले साल सेल्स टैक्स 1400 अरब है, इस साल 1900 अरब है। पिछले साल एक्साइज टैक्सेशन जो है वो 312 अरब है, इस साल 361 अरब है। जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो पिछले साल 4200, इस साल 5464। ये 5 टैक्सेस हैं जो बढ़ाए गए हैं। तो टैक्सेस बढ़ाने के बगैर आप 1000 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लिखा हुआ कुछ है और तकरीर डॉक्टर साहब सारी मुझे आपको कतई कलामी की गुस्ताखी करनी मुझे पड़ रही है क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हुआ है। मैं मशकूर हूँ फवाद चौधरी साहब का, दानियाल अजीज़ साहब आप खुसूसन आपका, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपका, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोरोना और दीगर आफात से महफूज रहें। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।